हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 4। अगर आपने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते कि आज क्या सीखने वाले हैं। टॉपिक कवर इन दिस लेक्चर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, मतलब सेकेंड एप्लीकेशन बताएंगे उसका। फिर डेरिवेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल 2, बैंकिंग ऑफ रोड और नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ये सब टॉपिक कवर करेंगे। अभी तो सिर्फ टॉपिक्स देख लो। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने यहाँ 2 दिया है, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन था क्या था? टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। अब हम क्या निकालेंगे? टू फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, यानी कुछ वॉल ऑफ दैट जैसा केस है। देख लेते हैं अभी। ये देखो, टू फाइंड क्या है? टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्राइव अलोंग द वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल और इन द वॉल ऑफ दैट। सबको ही समझ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल यानी कैसी कुछ ऐसी वॉल रहेंगी, वो सिलेंडर बनाओ ना, एक वर्टिकल सिलेंडर बना, तो उसमें ऑब्जेक्ट ऐसा रिवॉल्व करेगा तो उसकी कितनी मिनिमम स्पीड रहनी चाहिए कि वो रिवॉल्व करते रहे और उसी सर्कल के अंदर उसका डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये है हमारा दूसरा एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। देखो जैसे कि, अच्छा पहले ये मिटा देते। जैसे कि ये देखो बैंकिंग, ये वॉल ऑफ डेथ का केस, ये देखा ही होगा भारत पिक्चर में, तो देखा ही होगा ना, जिसमें सलमान खान था, वो स्लो मोशन वाला गाना, उसमें भी ऐसा ही बताया था। तो ये जो है, ये बाइकर स्टंटमैन, ये जो ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है। तो यही है उसका एप्लीकेशन, हमको निकालना है मिनिमम स्पीड। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ मिनिमम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, इन रहना चाहिए था यहाँ। Okay, let m be the mass of the vehicle is moving with velocity v along the horizontal circular track. Let c be the center of circular path and r be its radius. ये जो पूरा है, ये पूरा बोलना ही पड़ता भाई, हर डेरिवेशन में बोलना पड़ता थोड़ा सा। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में भी बोला, वैसे ही हमारा मेन है कंसेप्ट सीखना। अभी ये देखो, अभी बताएंगे कि इसमें फोर्स ऐसी कैसी लग रही है, ये इधर फोर्स एन इधर कैसे, एम जी किधर। तो मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो में बोला था कि आप प्लीज पढ़ के आओ लॉज ऑफ मोशन, लेकिन किसने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ थोड़ा सा अभी मैं जो बोलूंगा वो सुन लेना बस। कि नॉर्मल फोर्स कब लगती? नॉर्मल फोर्स जब लगेंगी जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स जो है इस जमीन के कांटेक्ट में है, और जमीन क्या सरफेस ही है, तो ये कब कांटेक्ट में आया, यानी नॉर्मल फोर्स लगना है, यानी इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेंगी। यानी अगर, लेकिन बॉक्स अगर हवा में है, यानी अगर फेंका थोड़ी देर के लिए हमने और वो थोड़ी देर के लिए हवा में रहेगा, तो उस टाइम के लिए नॉर्मल नहीं लगेंगे उस पे। क्योंकि नॉर्मल जब भी लगती है मेरे भाई, जब सरफेस सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, चाहे वो सरफेस ऐसा हो, देखो ऐसा हो तो नॉर्मल ऐसी लगेंगी, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेंगी नॉर्मल। ये ऐसा कोई सरफेस है, बॉक्स ऐसा रखा है, तो इस पे नॉर्मल ऐसी लगेंगी। ये ऐसा कोई सरफेस है, ये बॉक्स ऐसा रखा है, तो इस पे नॉर्मल ऐसी लगेंगी। फिर ऐसा कोई सरफेस है नीचे, समझो चिपका के रखा है हमने, नहीं तो इसमें नहीं लगेंगी।
क्योंकि हम चिपका रहे हैं ना, वेट mg उसका बढ़ रहा है। तो ऐसे दो भी सरफेस रहेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उसमें नॉर्मल फोर्स लगनी चाहिए। जैसे हम हमारे पे लाइफ लॉन्ग नॉर्मल फोर्स लग रही है, क्योंकि हम तो कांटेक्ट में है ही किसी के। समझो बैठे भी है तो जमीन के ऊपर बैठे, हवा में थोड़ी ना बैठ सकते, तो हमारे लाइफ लॉन्ग नॉर्मल फोर्स लगती जाएंगी। ये था नॉर्मल का कंसेप्ट। दूसरा बताता हूं कि फ्रिक्शन के केस में भी वही होगा। समझो ये बॉक्स है, तुमने बॉक्स को धक्का दिया, जैसे कि मैंने पार्ट 3 में बताया था, तो ये रुक जाता है। ये रुकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगती है मेरे भाई। और अब ये मत दिमाग में रख देना कि फ्रिक्शन भी जब सरफेस के कांटेक्ट में आता है जब भी रहता, नहीं। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो हवा में भी लगती है, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये नहीं रहता ना भाई, अभी तो धरती बसती नहीं फिर। क्योंकि ये जो उल्के रहते मीटियर्स, ये पूरे कितने किलोमीटर दूर से गिरते, तो वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते तो हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है, यानी एयर फ्रिक्शन है, उसी के वजह से इस पे इतनी हीट हो जाती कि ये ऐसे धीरे धीरे कम होते जाते, उनका शेप ऐसा कम होते जाता। और फिर बाद में जब धरती में पूरा एंटर कर लेते, जब एकदम एक छोटा सा राख बन जाते वो। मतलब इतना बड़ा उल्का भी रहेगा ना, बहुत बड़ा, तो भी वो कम हो जाएगा। ये है पावर एयर फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन सरफेस में भी रह सकता है, एयर पे भी। पर नॉर्मल कब लगेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में हो। अब देखो, जो मैंने बात बोली वही ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है। रुको अभी दूसरा कलर यूज करते। देखो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर रहती नॉर्मल फोर्स, और कांटेक्ट में है देखो, तो ये जब घूमेगा इसके हमेशा कांटेक्ट में ही रहेगा। कांटेक्ट में है तभी तो। हाँ, और तीसरी बात जो कि मैंने एमजी के बारे में कुछ बताया नहीं, कि एमजी एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा नीचे लगेंगी। क्या बोल रहा, हमेशा। ये कोई इससे डिपेंड नहीं है। सरफेस ऐसा रखा हो, अगर टेढ़ा भी रखा हो, तो एमजी ऐसी लगने वाली ही नीचे। हाँ, उसके बाद में कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन जो असली एमजी वो नीचे ही लगेंगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो, तो नॉर्मल भले इधर लगेगा, पर एमजी इधर लगेंगी, जो वेट है उसका। एमजी इधर ही लगेंगी, मतलब वो सरफेस पे नहीं है, हमेशा नीचे लगेंगी, याद रख लो। क्या क्या बोला है मैंने, कि नॉर्मल कब लगती है? जब ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में हो। फ्रिक्शन कब लगेगा? फ्रिक्शन दोनों केस में लगता है, एयर और सरफेस में। और एमजी हमेशा नीचे लगेंगी। बस इतनी बातें याद रखेंगे तो बहुत है फिर इस डेरिवेशन को सीखने के लिए। देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट, मैंने वही बोला था कि जो फ्रिक्शन है मोशन को अपोज करता है। तो अगर हम इधर चलते तो फ्रिक्शन की फोर्स इधर आती है। वैसे वॉल ऑफ डेथ के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले ही स्टेबल नहीं रहता। हाँ? और समझो कोई गाड़ी व्हीकल है, तो उसकी एमजी इतनी ज्यादा होती है कि वो नीचे हो जाती है, नीचे खसकती जाती है। इसलिए ऊपर फ्रिक्शन बताया, क्योंकि मोशन के अपोज रहता है ना फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ी मदद कर देता है कि कोई भी व्हीकल को ऊपर ही रहने दे। यह है फ्रिक्शन का काम। तो यही है, अभी पूरा डायग्राम समझ गए होंगे। देखो, नॉर्मल सरफेस पे था और परपेंडिकुलर इसलिए इधर लगा। एमजी नीचे लगेंगी, वही पहला हमेशा नीचे। और फ्रिक्शन क्यों लगा? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी स्पीड खो देगा तो थोड़ा नीचे भी आ सकता है एमजी के दौरान। तो ये फ्रिक्शन मदद करता है। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब फोर्स ऊपर लगाता है, तभी तो वो स्टेबल हो पाता है ऑब्जेक्ट।
चलो अभी देखते हैं, अभी सब कुछ समझ गए होंगे अभी तो। ये सब बातें, फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, ये जैसा पहले बताया वैसे देखो, नॉर्मल फोर्स लग रही उस पे, mg फोर्स लग रही, और स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा मैंने बोला था कि डाउनवर्ड स्लिपिंग से बचाता है। हाँ वही कि जो ऑब्जेक्ट स्लिप होता है कुछ स्पीड कम होने से, तो इसको डाउनवर्ड मतलब प्रिवेंट करता है ये, मतलब बचाता है हमको डाउनवर्ड स्लिपिंग से। थोड़ा भी बचा पाता है फ्रिक्शन, लेकिन ज्यादा भी नहीं। देखो ओनली द नॉर्मल इज अ रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भाई ये देखो क्लियर पता चल रहा है यहाँ से। तो अब एक ट्रिक याद रख लो, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो अगर कोई यहाँ पे ऐसी एक फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में बता रही है, एक ही फोर्स है सिर्फ, तो डायरेक्ट उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देना। लेकिन अगर यहाँ पे दो फोर्स रही, F1 और F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट यानी कि अगर मैं F1 के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता तो F1 माइनस F2 जो हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कुछ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा जब दो फोर्स रहे, और एक ही फोर्स रहा और एक ही डायरेक्शन में सेंटर के, तो उसको बिंदास ले लेना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है नॉर्मल, इसलिए वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर दो रहते, समझो यहाँ पे भी कोई फोर्स रहती, तो हम उसका रिजल्टेंट लेते। चलो देखो फिगर के अकॉर्डिंग वही बोला, एन इक्वल एम आर और एम जी इक्वल एफ एस। ये तो क्लियर पता चल रहा है। ये बॉक्स का सटक रहा है क्या? नहीं, नीचे भी नहीं सटक रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा ज्यादा, यानी स्टेबल है। स्टेबल यानी एम जी इक्वल टू एफ एस। सिंपल, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के अंदर तो पूरा एक्सप्लेन किया था उसको, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मतलब इससे पहले देखना। फिर ये देखो, अब ये क्या एफ एस के हमको सब हम किसके निकाल रहे, मिनिमम स्पीड निकाल रहे। तो हमको फ्रिक्शन भी क्या चाहिए, मिनिमम। तो हमने लेस देन और इक्वल टू लिया, मतलब लेस देन भी ले सकते हैं, इक्वल टू उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो हमने सब इक्वल टू इनइक्वालिटीज डाल के सॉल्व किया इसको। देखो ये है ना इक्वेशन, यही है, बस हमने ना एक लीनियर इनइक्वालिटीज डाल दिया यानी। तो हमको लास्ट में मिल जाता है v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई न्यू एस। ये सॉल्व कर लो भाई, बहुत आसान है। तो कैंसलेशन तो किसको भी आ जाएंगे, अभी डिवाइड 1/2 कर लेना था और आ जाता। मतलब अगर इसको 1 ले लेते, इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया, या किसको भी 1 2, तो एम जी जो भी वेलोसिटी आएंगी वो लिख लेना, और वही आएंगी अंडर रूट आर जी बाई न्यू एस। तो ये था वेलोसिटी, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसके इक्वल कर दिया। फिर एम जी इक्वल एफ एस, इसके इक्वल कर दिया। दोनों को कैंसिल कर दो, ये निकल गया भी। बाकी ये सब तो समझने के लिए है कि फ्रिक्शन क्या करता है, वो करता। चलो फिर नेक्स्ट इसमें बढ़ते। क्या, a motorcyclist is to undertake the horizontal circle inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between tire and wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform the stunt. क्या बोला इसने, सबसे पहले मोटरसाइकिलिस्ट पॉइंट मास, हाँ ये तो पता है, पॉइंट मास ही लेना है हमको। ऑफ इनर रेडियस, मतलब रेडियस देके रखा है 4 मीटर,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ कोएफिशिएंट बताया नहीं ना, वैसे तो बताया मैंने, लेकिन ये होता है न्यू एस होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कितना हमको दिया है 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट, और ये है 10 है हमारी जी। तो देखो भाई स्पीड तो इतना आसान, मिनिमम स्पीड बोल दिया यानी समझ जाओ, और उसने वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल बोला है, तो ये तो पूरा फॉर्मूला ही दे दिया भाई उसने। देखो क्या क्या दिया, आर दे दिया है, क्यू न्यू एस दे दिया है, और जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई न्यू एस। तो देखो ये आर है 4, ये 10 अंडर रूट आर जी ना, तो अंडर रूट भी डाल देते हैं, 0.4 पहले कर लेते हैं। अंडर रूट आर जी, ये आर है, ये वाला हमारा 4, ये जी है 10, और ये अपन न्यू एस 4 अप इंटू 10 40, और इधर 0.4 यानी 4/10, ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा अंडर रूट 100 यानी 10। अब ये देखो इतना सिंपल था, मन में ही निकाल लिया मैंने, वैसे आप निकाल भी सकते, मतलब सिंपल ही हो। देखो अभी इसका मैंने इसके लिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत आसान सम था। ये देखो, अच्छा एन मिनिमम भी निकालना है, लेकिन आंसर देख के मत निकालो। कि इसने सिंपल ट्रिक कर ली है, जैसे हमको v इज इक्वल टू आर ओमेगा पता है ना, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, ऐसा बताते हम आर एन। तो देखो v की वैल्यू पता है, v की क्या निकली अभी 10, टू पाई की 6.28 होगा, और ये आर है 6.28 इंटू 4। अच्छा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अभी इधर तो बता नहीं सकता मैं क्योंकि ये पहले ही तो कैलकुलेशन होगा कि नहीं, देखते इसमें हो गए, हो ही जाएगा। तो ये R4 बराबर 32 2 या 3, 4 2 8 या 3 11, और 4 6 24 और 25। यानी अगर कुछ गलती हो गई होंगी सॉरी यहाँ, अगर कैलकुलेशन से, क्योंकि यहाँ पे एकदम फास्ट कर रहा हूँ, 2 के बाद है क्या, हाँ तो यहाँ पॉइंट है कुछ 25.12 आया हमारा। इस 25.12 को यहीं भेज देंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा हमारा, देखो ये 25.12 आ गया पूरा। ओके, तो अभी इसको मिटाते और नेक्स्ट मतलब और करते सॉल्व। आंसर याद रखना 25.12 आया था इसका। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, n हो देखो ये मल्टीप्लाई में था 25.12, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, तो आंसर आ जाएगा 0.4 अप्रोक्स आएगा तुम्हारा 0.3999 भी आ सकता है, हमको अप्रोक्स वैल्यू लिख लेनी है वहां पे। तो देखो उसमें इतना हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन था, और ये सिंपल न्यूमेरिकल था एकदम। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अभी क्या सीखना है हमको, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। देखो भैया बैंकिंग ऑफ रोड नया टॉपिक है एकदम। पहली बात तो बैंकिंग ऑफ रोड हम क्यों करते वो देख लो थोड़ा सा, कि हम बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए करते ताकि व्हीकल की सेफ्टी हो जाए, यानी व्हीकल सेफली थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा के भी जा सके रोड के अंदर। समझो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड तो पड़ा है ना, तो समझो
उसकी वी मैक्स होंगी 5 मीटर पर सेकेंड, तो उतने से ही जा सकता है। लेकिन अगर हमने बैंक किया रोड को, बैंक किया यानी थोड़ा ऊंचा ऊंचा, ऐसा कुछ ऊंचा किया हमने एक एंगल पे, तो व्हीकल क्या होगा, थोड़े सटक के नीचे आ जाएंगी, यानी अगर स्पीड बढ़ती भी है तो भी फ्रिक्शन के कारण नीचे आती रहती हो। ये था बैंकिंग ऑफ रोड का काम, लेकिन उसको और सेकंड स्लाइड में अच्छे से समझेंगे, अभी तो बस ऐसे ही क्लू दे दिया। द प्रोसेस इन विच द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड अ सूटेबल एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। देखो आउटर एज इनर एज इतना मत सोचो, ये रहा समझो इनर एज है रोड का, तो उसको थोड़ा सा ऐसा हम वो कर देते बैंक, इन्हें रेस्ट कर देते, रेस्ट आउटर एज को एट सम सुटेबल एंगल थीटा इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। सिंपल डेफिनेशन इसकी तो, यानी हम कुछ रोड के एंगल को थोड़ा बढ़ा देते, 0 डिग्री से कुछ एंगल हो जाता उसका, 0 डिग्री यानी समझा क्या, ये हॉरिजॉन्टल था ना पहले रोड, तो हम थोड़ा इसको ऐसा बनाते हैं, और ये जो है ये पूरा सॉलिड सरफेस है, ऐसा खाली नहीं रहता, थोड़ा दिमाग लगा लो अब भी। ये देखो, हाँ ये देखो, इससे पूरा समझ जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखो ये रोड है पर कैसा है, बैंक है यानी थोड़ा ऊंचा है। इससे क्या फायदा हो रहा इसको कि अभी थोड़ा स्पीड बढ़ने से थोड़ा सटक के नीचे भी आ सकती है वो, यानी सेफ्टी हो गई। तो पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में अगर स्पीड वही बढ़ाते जाते थे तो डायरेक्ट ब्रिज के बाहर गिर जाएंगी गाड़ी, तो ये हमारे लिए कुछ सेफ्टी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वाई बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। भाई अभी बैंकिंग रोड की बैंकिंग करते हैं, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में सीखा था कि फ्रिक्शन ही ऐसी क्वांटिटी है, फ्रिक्शन की वजह से जो व्हीकल है वो बच जाती थी, पर हम फिर बैंक रोड को बैंक क्यों करते, ये सवाल है फिर हमारा। तो देखो इससे सब मिल जाएगा, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलता है ये, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के अंदर था ये, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसा फ्रिक्शन लगता था, देखा ना हमने। तो ये फ्रिक्शन की तरह सेंट्रीपिटल सेंटर के डायरेक्शन में रहता था, और अब मैंने क्या बोला, कोई भी फोर्स अगर एक ही है और सेंटर के डायरेक्शन पे तो उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है। तो यही बोला है, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ व्हीकल एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल ये प्रोवाइड करता था यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिससे गाड़ी बच जाती थी। अब फिर हमने एक और डिस्कशन किया था कि जितना जितना वी बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, यानी पर ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा बहुत, फ्रिक्शन हार मान जाता है एक टाइम पे। क्या है उसकी अभी बताया था, न्यू एस एन, मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू न्यू एस एन ही है। अब इससे अगर ज्यादा हो गया हो तो फिर वो नहीं बचा पाएगा। तो किसके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रिक्शन बढ़ा देते हम, तो देखो उसका सवाल अभी आगे, फ्रिक्शन बढ़ाने से वेलोसिटी बराबर कम हो जाएंगी, यानी बराबर व्हीकल बराबर चले जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड से, तो उसका भी रीजन आ गया देखो अभी। However, the frictional force is having an upper limit, जो कि मैंने बोला एक लिमिट होती है उसकी भी। Also, its value is not constant as the road surface is not uniform। भाई फॉरेन के भी देख लो, भले थोड़े अच्छे, लेकिन रोड सरफेस फिर भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, कुछ कुछ कंडीशन में होगा, या फिर आइडल कंडीशन ही लेते हम ज्यादा से। Thus in real life we should not depend upon it, यानी हमको फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पहले ही एक अपर लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता हो। हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा सकते लेकिन एक लिमिट तक,
वो बढ़ा ली और वो भी पार हो गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता फ्रिक्शनल फोर्स भी। लेकिन हमने अभी बोला कि चलो बहुत ही बढ़ा देते हैं अभी, तो यानी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाना यानी क्या, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा रहे हैं यानी कर्व ऐसे ऐसे रफ सरफेस कर डाले पूरे हर जगह। रफ सरफेस ही तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है ज्यादा। तो इससे क्या होगा, हमारे टायर और घिसेंगे, फ्रिक्शन हुआ ना, और टायर घिसेंगे और फट भी सकते हैं, टायर का चांसेस भी फटना। यानी फ्रिक्शन क्या है, रिलायबल क्वांटिटी नहीं है। फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी। यानी हम इसको थोड़ा यूज कर सकते लेकिन ज्यादा भी नहीं, मतलब रिलायबल नहीं है वो। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बैंक करना पड़ता है, यानी रोड को बैंक। यानी अगर कुछ लेवल तक हम ऐसा बढ़ा देते तो व्हीकल कुछ लेवल तक इधर आ भी जाती है तो भी वो फ्रिक्शन के कारण इधर आ जाती, सटक जाती, स्लिप हो जाती। ये और ये फायदा हो जाता ना, फिर व्हीकल ब्रिज के बाहर गिर ही नहीं सकते और सेफली पहुंच सकती है अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना है उसको। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों नेसेसरी है, एक रिवाइज कर लो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और वो बहुत ज्यादा होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट कुछ लिमिट तक होती है। अगर वो लिमिट पार हो गई तो फिर व्हीकल को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए फ्रिक्शन जो है रिलायबल, और हमने फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ा भी लिया तो भी हमारे लिए नुकसान ही है। क्यों, क्योंकि टायर फट सकते, घिस सकते ज्यादा और खराब भी हो सकते। इसलिए हमको फ्रिक्शनल फोर्स रिलायबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमको रियल लाइफ में एक बैंक करना पड़ता है, यानी रोड को थोड़ा ऊंचा करना पड़ता ताकि व्हीकल आसानी से जा सके। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड जरूरी है करना, और ये सिविल इंजीनियर को मालूम रहता है कि कितना बैंक करना हो रोड। तो यही था आज का टॉपिक सब। आज मैंने कम लेक्चर बनाया क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हो रहे थे तो आप पे लोड आ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे स्टार्टिंग में धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। वैसे वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ओके, फिर अभी आपको ये लेक्चर समझा हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करना कि मुझसे क्या छूट गया है, ताकि मैं अगली बार ऐसी गलती ना करूं और आपको पूरा से पूरा कंटेंट दूं। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट देने की पूरी। और हाँ, अभी मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर मैं आपको पूरी ये रोटेशनल डायनामिक्स की नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर पीवाईक्यूज भी रहेंगे मेरे उसके अंदर, फिर मॉक टेस्ट भी, अगर आपको मॉक टेस्ट देना हो मेरे इसमें तो, लेकिन वो धीरे धीरे होगा क्योंकि अभी अभी तो स्टार्ट हुए 12th, अभी धीरे धीरे पढ़ो आराम आराम से। चलो फिर मैं ये लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके देन।